नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई है और आम पाकिस्तानी भी एक सवाल उठाता है जो बहुत ही अहम जुमला है कि कौन गद्दार है। गद्दारी का ये जो इल्ज़ाम है या ये मुकदमा है या ये जुर्म जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। माजी में अगर आप मुसलमानों की तारीख़ उठा के देखें तो उसमें गद्दार पैदा हुए हैं, लेकिन उनके कॉजेज़, वो असूल के साथ, कॉजेज़ के साथ, उन्होंने मकसद के साथ, उन्होंने अपने मुल्क के साथ, उन्होंने अपने उस कमिटमेंट के साथ गद्दारी की है जो बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आया है। और कभी हम आम तौर पर ये समझते थे कि गद्दार वो होता है जो मुल्क के राज दुश्मन को बेच दे या दुश्मन के साथ मिलकर मुल्क में कब्ज़ा कर ले। लेकिन 73 साल के पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम माजी में देखते हैं और आज देखते हैं, तो गद्दारी का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है या गद्दारी के मुकदमात जो बनाए जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि उन मुकदमात को हम इस तरह देखते हैं कि सियासी मुखालफत की बुनियाद पर आप गद्दारी का मुकदमा बना देते हैं और सियासी मुखालफत की बुनियाद पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। माजी में सियासी जमातों ने भी एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और डिक्टेटर की तरफ से भी ये चीज़ें सामने आती रही हैं। इसी तरीके से अपने मकासद को, यानी जो मेरे मकासद को पूरा नहीं करेगा मैं उसे गद्दार कह दूँगा, बड़े आसानी से गद्दार कह देता हूँ। लेकिन क्या वाकई इस लफ्ज़ की अहमियत जिस तरह हमारे आज के दौर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के 73 साल में जिस तरह गद्दारी को मिसयूज़ किया गया है, इस जुमले को जो बहुत ही ख़तरनाक जुमला है सियासी मुखालफिन के सामने या मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करके इस जुमले की अहमियत ख़त्म कर दी गई है। माजी में हमने देखा फातिमा जिन्ना साहिबा के ऊपर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। आगे बढ़िए, उस शख्स ने, जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटम बम दिया, जिस शख्स ने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस पर भी हमने गद्दारी का इल्ज़ाम लिया और उसके बाद उसको हमने सूली पे चढ़ा दिया, उसको हमने फांसी पे चढ़ा दिया। फिर हम ये देखते हैं कि उसके बाद इस मुल्क में एक आर्मी चीफ को, सर्विंग आर्मी चीफ को, जो इस मुल्क में जिसने 8 लाख पाकिस्तान की मुहिब वतन फौज की कमान की थी, उसको फिर हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स को, वो शख्स को जिसने इस पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, उनकी कई हुकूमती चीज़ों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो शख्स 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, जिसको इस मुल्क के अवाम ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म के तौर पे चुना हो, अगर वो गद्दार है तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क की अवाम गद्दार है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70 में जो अवाम के वोटों से आए थे और तहस नहस कर दिया था पूरे निज़ाम को, तो फिर वो अवाम भी गद्दार थी। तो आज इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स को आपने गद्दारी का मुकदमा बना दिया। न सिर्फ उन पर बल्कि साबिक वज़ीर आज़म उनको भी बना दिया। 3 रिटायर्ड जनरल्स हैं जिनके ऊपर आपने गद्दारी का मुकदमा बना दिया, साबिक गवर्नर हैं और कई वुज़रा हैं। तो ये पूरे के पूरे लोगों को आपने गद्दारी के मुकदमात में जो है वो शामिल कर लिया है। तो किसी ने कहा कि अगर यही हाल रहा पाकिस्तान में गद्दारी बांटने का, तो आने वाले वक्त में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो गद्दारी के ज़िम्रे में आ जाएगा। इन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट आएंगे उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब सिद्दीक अल फारूक साहब हैं, पाकिस्तान नून के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर कामिल अली आगा साहब, तर्जुमान है मुस्लिम लीग काफ के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले आता हूं जनाब सेनेटर कामिल अली आगा साहब की तरफ। हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है। आगा साहब, माजी में भी कई हमने ऐसे मुकदमात देखे, इल्ज़ामात देखे, जब गद्दारी के अलकाब दिए गए, इल्ज़ामात दिए गए और मुकदमात बनाए गए, उसका असर भी हमने देखा है। लेकिन सर, ये आपकी जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उसने 3 बार रहने वाले एक वज़ीर आज़म समेत उनकी बेटी के और समेत साबिक वज़ीर आज़म, 3 रिटायर्ड जनरल, साबिक गवर्नर, वुज़रा जो इस मुल्क के काबीना का हिस्सा रहे हैं 3 हुकूमतों में, कई साल तक हुकूमत के अहम राजों और हुकूमत के अहम मामलात को डील करते रहे हैं, उन सबको आपने यकमुश्त गद्दार कह दिया। सर, क्या कहेंगे सर? देखें, ये मैं जिस जमात से मेरा तल्लक है, मेरी क़यादत ने चौधरी ज़हूर लाई शहीद ने सबसे पहले जो इस मुल्क में सबसे बड़ा गद्दार कहलवाने वाली शख्सियत थी अब्दुल गफ़ार ख़ान और वली ख़ान, उनके मुतल्लिक़ कहा था कि गद्दार कहना भी एक जुर्म है और हर किसी को अपने मौक़िफ़ की तायीद, अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन हर किसी के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हर प्लेटफार्म के ऊपर इस इरादे का इज़हार किया और उन्होंने बार बार ये कहा कि ये गद्दार खेलना जो है इसको बंद करना चाहिए। और उनका मतलब हमेशा यही रहा कि बिला वजह किसी को गद्दार कह देना, सियासत के अंदर किसी को गद्दार कह देना, ये इंतहाई घिनौना जुर्म है। लेकिन एक बात मैं डॉक्टर दानिश ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहूँगा कि हमारी क़यादत का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि गद्दारी एक किस्म की नहीं है। सबसे बड़ी गद्दारी तो ये है कि मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ कोई साजिश करे। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी तरीके से अफवाज पाकिस्तान को, जो अमन की दाई फौज है और पूरी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमन मिशन जो है उसके अंदर अपनी एक इज्जत और वक़ार रखती है, उस फौज के ख़िलाफ़ जो हर मुसीबत के वक़्त, हर आसमानी आफत के वक़्त, हर ज़मीनी आफत के वक़्त, हर उस काम में जिसमें कौम की फलाह है और कौम की बहबूद है, उसमें वो काम ले रही हो। और हर रोज़ आजकल भी देखें आप, जो सरहदों के ऊपर फ़ौज पाकिस्तान के जवान जो हमारे भाई बेटे हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने जंग किसी हद तक जीत भी ली है और इस मुल्क को अमन दिया है। उसको कमज़ोर करने की कोई साजिश करे और कोई इस किस्म का रवैया रखे कि अफवाज पाकिस्तान कमज़ोर हों, जो कि दुश्मन की एक चाहत भी है, ख्वाहिश भी है, और 10 गुना बड़े दुश्मन के साथ जंग लड़ने वाली फौज और पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली फौज जो है उसको कमजोर करने की साजिश। ये 44 लोग कोई भी करे जी, ये मैं आपकी हुकूमत ने सर मुकदमा बनाया नहीं है। सर, आपकी हुकूमत ने मुकदमा बनाया है, मैं तो आपसे सवाल करूंगा ना सर, मेरी बात सुन लें। आपने इन 44 ना पहले मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद मुझे 100 सवाल करें। मैं कौम अपने फौज के साथ खड़ी है, और मेरी क़यादत समझती है, पूरी कौम अपने फौज के साथ खड़ी है, लाजवाल कुर्बानी उन्होंने दी है, हम सब मुत्तफिक हैं। लेकिन सर, ये 44 लोगों पर जो आपने गद्दारी का मुकदमा बनाया है, इन्होंने ऐसी क्या बात की? ये गलत है। अगर इनमें से कोई शख्स भी वो जुर्म करता है जो एक घिनौना जुर्म है और फौज पाकिस्तान को जो कौमी सलामती की जमानत है उसको कमज़ोर करने की साजिश डान लीग जैसे मंसूबे बनाती है, तो उसको मुतल्लिक ज़रूर कोई ना कोई रेफरेंस दायर होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और मजबूत हाथों के साथ उनको कुचलना चाहिए। उनको भी कुचलना चाहिए जिन्होंने डॉक्टर दानिश इस मुल्क के अंदर सस्ती बिजली पैदा करने के रास्ते बंद करके
महंगी बिजली जो है पैदा सर, ये करने सर के मैं इस तरफ मंसूबे सर मैं ये बनाए सब और छोड़े, इस मुल्क मैं सर को इस वक्त हमेशा गद्दारी के पे लिए बात कर रहा मकरूज कर दिया। हूं, मैं गद्दारी इसके पे बात अलावा कर रहा हूं सर। नहीं, आपकी मैं हुकूमत गद्दारी ने आपकी हुकूमत ने गद्दारी का मुकदमा किया है। पब्लिक आप सर छोड़े, मैं ये इशू ये इस वक्त ये एक अलग चीज है सर, बनाइए सर, लेकिन सर ये जो आपने मुकदमा बनाया लोग है, माफी के काबिल नहीं है, ये जिन्होंने 15-15 साल के लिए आप मुत्तफिक इस हैं? मुल्क को आप महंगी मुत्तफिक गैस हैं? खरीद कर कुर्बान कर दिया है और अपनी जेबों को भर लिया है। ये हाई ट्रीजन के मुर्तकब हो चुके हैं। अच्छा, ये केस एक फैक्ट फाइंडिंग मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगे सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। निशानदेही करे जिन्होंने अवाम को हमेशा के लिए सर, खुदा के लिए सर मैं इस वक्त गद्दारी का मुकदमा लेकर आपके सामने आया हूं सर, मुसीबत और अजाब में मुब्तला। चले सर, मैं आगे चलता हूं, मुझे समझ आ गया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सिद्दीक अल फारूक साहब, गद्दारी बहुत खतरनाक चीज है सर, और कामिल अली आगा ने गद्दारी की तारीफ की है। वो ये कहते हैं कि जब कोई शख्स मुल्क के अफवाज पाकिस्तान, जिसने पूरे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, लाजवाल कुर्बानी दी है, उसके खिलाफ साजिश करे तो वो गद्दारी के मुर्तकिब होता है। क्या कहेंगे सर, आपने ऐसा क्या किया है जो इतनी बड़ी तादाद में आप सब गद्दार हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये मैं आपके सामने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख रहा हूँ, और इसका है आर्टिकल 6। इस आर्टिकल 6 की, जिसे हाई ट्रीजन या गद्दारी कहते हैं, इसकी 3 क्लाजेज हैं। और वो पहली बात यह है कि जो शख्स ताकत के ज़रिए से आईन पाकिस्तान को मुअत्तल करेगा या वक्ती तौर पर इस पर अमल दरामद रोक देगा या इसको उठाकर फेंक देगा, कहेगा कोई आइन नहीं है, वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा। और फिर आगे जो उसकी मदद करेगा वो भी गद्दारी का मुर्तकिब होगा। यानी इस आइन के मुताबिक जो निज़ाम है उस निज़ाम को लपेटे और ख़ुद ताकत के ज़रिए कब्ज़ा कर ले। इसके अलावा और यानी अगर कोई मुल्क के खिलाफ साजिश करे तो वो गद्दार नहीं है, मुल्क के राज को बेच दे वो गद्दार नहीं है ना। वो आ गया फिर डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो उनके मामलात हैं उनमें, जैसे पिछले दिनों एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत हुई, एक लेफ्टिनेंट जनरल को 10 साल कैद की सजा हुई, उन्होंने मुल्क के राज बेचे, ये अलग बात है। हाई ट्रीजन की तारीफ जो आइन ने कह दी है और कुछ जो कानून है वो वहां तक सिविलियंस नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात यह है जो आपने कह दी कि ये इससे हटके कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू करेगा और कहेगा जी फलां गद्दार है। और जैसे आपने बताया कि लियाकत अली खान पर कि जी वो इंडिया की तरफ नरम हो गए हैं और उन्हें शहीद कर दिया गया, ये इल्ज़ाम लगाकर, और जब पेपर्स अब तो सामने आ गए उन्हें अमेरिका के उस इदारे ने शहीद करवाया और पाकिस्तान के अंदर जो उन्हें शहीद करने वाले हैं वो भी आपको पता है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, बानी पाकिस्तान की हमशीरा मादरे मिल्लत फातिमा जना को भी गद्दार कहा अयूब खान ने, इसलिए कि वो उनके मुकाबले अयूब खान के मुकाबले में सदारती इलेक्शन लड़ रही थी। तो ऐसी गद्दारी मैं ये समझता हूँ कि जो आज भी आईन पाकिस्तान की तशरीह के अलावा किसी को गद्दार कहता है या गद्दारी का मुकदमा दर्ज करता है, उसके खिलाफ मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। मजाक बनाते हैं आइन को, मजाक समझते हैं गद्दारी को, जो जिसके मुंह में आती है वो बात निकाल देता है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और ये सिलसिला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और फिर साथ ये भी फलां इंडियन एजेंट है, भाई इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान में आइन पर अमल दरामद हो, ये इंडिया चाहता है या इंडिया चाहता है पाकिस्तान का आइन टूटे? इंडिया कौम को इत्तेफाक मुतफिक करना चाहता है या कौम को तकसीम करना चाहता है? इंडिया पाकिस्तान की मईशत तबाह करना चाहता है या इंडिया पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहता है? इंडिया चाहता है सी पैक चले
या इंडिया ने तो सी पैक के खिलाफ राह ने पूरा डायरेक्टरेट बना दिया कि इसको हमने तबाह करना है। तो फिर जो सी पैक यहाँ नाफिज करे, चलाए, फिर जो 5 के मुकाबले में 6 धमाके करे, जो बेशुमार मसाइल हल करे पाकिस्तान के, रिकॉर्ड पर हों, जो मईशत को बेहतर करे, वो इंडियन एजेंट होगा या वो इंडियन एजेंट होंगे जो सब चीज़ों को ख़राब करें। इसलिए मैं फिर भी कहूँगा, मत कहें इंडियन एजेंट भी। आप जो सर कामिल अली आगा साहब कहते हैं कि गद्दारी उस जिम्मे में भी आती है जब वो कोई शख्स मुल्क या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे। हाँ बिल्कुल, जो साजिश करे, और मुल्क के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तो साजिश वो करता है जो आइन तोड़ता है, जो सलाहियत है अफवाज पाकिस्तान की दिफा की कंप्रोमाइज करता है, जो 64 में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का काम खराब कर देता है, जो जनाब अली 3 दरिया बेच देता है, जो 1971 16 दिसंबर में सरेंडर कर देता है, जिसके दौर में सियाचिन जो है जुलाई 1982 सियाचिन इंडिया ले जाता है, और इस वजह से और फिर जो कुछ दहशतगर्दी में फिर उन्होंने किया, जो फिर आपको पता है 99 के बाद जो पाकिस्तान का हाल किया है, मुसल्लह अफवाज की सलाहियत को कमजोर किया है, फिर उनको पकड़े, फिर वो गद्दारी है। ठीक है सर, मैं मौलाना बख्श चांडियो साहब की तरफ आता हूं। मौलाना बख्श चांडियो साहब, माजी में अवाम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इलेक्ट किया और ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं है जिसको फेयर इलेक्शन कहते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। लेकिन सर वो अवाम की बहुत बड़ी ताकत जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेके आई, फिर हमने उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम सुना कि उन पर वो गद्दार हैं, और फिर उनको फांसी भी चढ़ा दिया गया। वो शख्स जिसने एटम बम भी दिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया, उसके बाद 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले, 3 बार इस मुल्क के अवाम ने जिसको इलेक्ट किया, आज उनको भी गद्दार मुकदमा बन गया है। इसी तरह इस मुल्क में आर्मी चीफ थे, उन पर भी गद्दारी का मुकदमा आ गया। क्या कहेंगे सर, ये गद्दारी के मुकदमात क्या हैं, ये किस तरीके से हैं, इसकी अहमियत क्या रह जाएगी सर? अच्छा। डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी। ये आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ कह रहे हैं। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि कोई इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म या उनके साथ गद्दार हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा और न मैं उस बात की हिमायत करता हूँ। मैं और बात कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग भी हैं, जो लोग सियासत करते हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो लोग खाते पीते इस वतन को अपना वतन समझते हैं, उनमें से कोई भी गद्दार नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई गद्दार नहीं है। जबरदस्ती किसी को गद्दार बनाया गया है, बनाया जाता रहा है, तो कौम ने कबूल नहीं किया, कभी किसी ने नहीं कबूल किया। भुट्टो साहब गद्दार से भी आगे उसको तो कहा गया कि वो काफिर है। इतने बड़े उलमा, जय्यद उलमाओं ने फतवा दी कि भुट्टो काफिर है, लोगों ने तो उसको काफिर कबूल नहीं किया। आपको पता है भुट्टो साहब की मुसलमानी की तस्दीक की जाती रही, लेकिन एक बात डॉक्टर साहब को गौर करने की, ये सब के सब इल्जाम एक ही किस्म के लोगों ने लगाए हैं। कहीं सियासी आदमी नहीं बोलते। हाँ, सियासी आदमी बराए नाम हो तो वो कह सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ अब इस बात को खत्म करना चाहिए। हर मोबे वतन पाकिस्तानी पर इन्होंने गद्दारी का इल्जाम आयद किया है। फिर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की आवाम ने कबूल नहीं किया। एक बड़ी फहरिस्त है, कभी एब्दो के नाम पे गद्दार, कभी किसी के नाम पे पाबंदी, कभी किस हवाले से पाबंदी, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने कबूल नहीं किया। आप देखिए जबरदस्ती मुजीब रहमान को हमने अगरतला साजिश ने किया, अब मुझे याद है फिर हुकूमत ने माफी मांगी कि अगरतला साजिश गलत था और उसको बातों के लिए आए, लेकिन बात आगे निकल चुकी है, पानी बह चुका सरों से ऊपर, और वो हमारी फिर बात ना चली। पर हमने कोशिशें भी की तो नहीं की, मुल्क टूट गया। हमें इस बात से गुरेज करना चाहिए। और आज कौन कह रहा है? आज इमरान खान कह रहा है। इमरान खान कौन है? इमरान खान सियासी आदमी नहीं है, इमरान खान जमहूरी आदमी नहीं है। इमरान खान को ख्वाब है आमिर बनने का, ये ख्वाब उसको पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के लोगों का मिजाज कुछ और है, वो बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के लोगों के दरमियान इत्तेहाद को खतरा हो जाए तो फिर वो किसी को नहीं देखते, वो पंजाब का हो, वो सिंध का हो, वो पख्तूनख्वा जहां का भी हो। पाकिस्तान के इदारों को ये बात पसंद नहीं होगी कि हम इस किस्म की सियासत करें इस मुल्क में।
तो मैं आपको दोबारा ले आता हूं अपनी बात पर। लेकिन सर एक सवाल सर, माजी में हमने सियासी जमातों ने भी तो गलती की है ना। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बेनजीर के लिए गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा गया, बेनजीर साहबा की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के लिए भी गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा। जी नहीं, दुरुस्ती करें। हमने कभी गद्दार नहीं कहा, हमने नवाज शरीफ साहब को गद्दार नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। कह ही नहीं सकती पीपल्स पार्टी, न किसी को काफिर कहेंगे न किसी को गद्दार कहेंगे। हम फिरकेवादियत की भी बात नहीं करती। इस्लाम में जो कलमा पढ़ता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, हम उसको क्यों कहेंगे काफिर? पाकिस्तान की सलामती की बात करता है, इख्तिलाफ करता है ना। इख्तिलाफ गद्दारी तो नहीं, इख्तिलाफ कुफ्र तो नहीं, इख्तिलाफ तो किसी मुकद्दस तरीन लोगों से भी लोगों ने इख्तिलाफ किया। यूं खड़े हो गए हज़रत उमर के सामने लोग, फिर वो काफिर हो गए? ऐसा नहीं है। ऐसे लोग खड़े हो गए अली अलैहिस्सलाम के साथ, क्या हुआ? फिर लोगों ने उनको नहीं माना है। जो जुल्म करेगा वो जुल्म करेगा, जो हक पर है वो हक पर है। किसी हुकूमत के कहने पर कोई गद्दार नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ इस वक्त गद्दार नहीं है। मैं उनको कम से कम गद्दार नहीं मानता। मैं उनको, उनके साथियों को भी गद्दार नहीं, इख्तिलाफ रखते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ है, वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इख्तिलाफ को हमें मुल्क आगे ले जाना है डॉक्टर साहब। हमें अपनी अनाव के भेद नहीं चढ़ाना है इस मुल्क को। हमें अपने गुस्से नहीं उतारने। हम अपनी गुस्सा नफरतों का निशाना पाकिस्तान को ना बनाएं, पाकिस्तान के कांधे पे रखकर बंदूक ना चलाएं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के लिए लोगों में एक प्यार मोहब्बत पैदा होता है। आते हैं हुक्मरान अपनी अकल के मुताबिक ऐसे फैसले करते हैं, एक नफरतों का तूफान बपा हो जाता है। इतना ही कह सकता हूं। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, दुनिया की डिक्शनरी में साजिश करना और बयान देना दोनों की बहुत अलग अलग डेफिनेशन है, और आसमान और ज़मीन के का फ़र्क महसूस हो का फ़र्क रहता है। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा आपकी IQ लेवल है, आप बहुत कुछ जानते हैं। ये मैंने एक सवाल रखा बकौल आपके कि अगर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करता है या कोई इदारे के ख़िलाफ़ बयान देता है, अगर वो वाकई गद्दार है, तो ये गद्दारी का जो मुकदमा है फिर सर, और वो शख्स जब वो अपोजिशन में हो, तो फिर इमरान खान साहब जिसकी हुकूमत का आप हिस्सा हैं, उन्होंने जो बयानात अपोजिशन के तौर पर दिए हैं, वो तो सर नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट से ही ज़्यादा ख़तरनाक बयानात है जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी दिया और अफवाज पाकिस्तान में मौजूद जनरल्स के ख़िलाफ़ भी दिया, इनफरादी हैसियत में भी दिया। क्या कहेंगे सर? देखें, जो PTI की अपना नुमाइंदगी करता होगा वो इसकी वजाहत करेगा। मैं हुकूमत का अलाए ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ट्रू पाकिस्तानी हूँ, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। और मेरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात है जिसने हमेशा ये गद्दार खेलने की मुखालफत की है, और बड़े खुले बंदों की है और बरमला की है। आज भी मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि सियासी कारकुनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमा कायम कर दिए जाए। मैं बड़ा बरमला इस बात का इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन मेरी डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। मेरे दोनों भाई जो हैं, ये सदीकुल फ़ारूक साहब भी और चांडियो साहब भी, ये मेरे दिल से अजीज़ मेरे ये सियासी साथी हैं। मैंने हमेशा इनका भी अदब किया है, और जहाँ भी इख्तिलाफ ज़रूर किया है ये इन्होंने मेरे साथ किया है, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को गद्दार करार नहीं दिया। हम इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं और मेरे ये दोस्त भी इस बात के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन एक बात पे ये मेरे साथ भी यकीनी तौर पे मुत्तफ़िक होंगे कि गद्दार सिर्फ वो है जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की है। ये इसमें कोई शक नहीं। फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश एक घिनौना जुर्म है, और गद्दारी से भी बढ़कर अगर कोई जुर्म हो तो वो लगाना चाहिए। क्यों कि मुल्क का दफा और मुल्क की सलामती हर किसी को सबसे फायक होती है,
सबसे अवलियत उसके नज़दीक एक मोहब्बत वतन सियासी कारकुन के नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन साजिश और गुनाना जुर्म और गद्दारी ये भी है कि मुल्क की मैशियत को कुर्बान कर दिया जाए, जाती मुफाद और करप्शन करके अपने आप को तो दौलतमंद बना लिया जाए, अपनी तो जगीरे सुन लेना जी। नहीं सर, पूछ रहा हूं बात सुना करें प्लीज। नहीं, मैं आपकी बात सुना करें। मैं आपको बताता हूं, आप डिक्शनरी निकाल लें, डिक्शनरी निकाल लें। किसने किया? पूछ रहा हूं निकाल के देखें किसने किया। हाई ट्रीजन, ट्रीजन अगेंस्ट पब्लिक, ट्रीजन अगेंस्ट पब्लिक क्या है? ये है कि मुल्क की मशीयत को तबाह कर दिया जाए, वो तो सर इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने किया हुआ है। अवाम को इलाज से महरूम कर दिया जाए, अवाम को तालीम से महरूम कर दिया जाए, अवाम को रोजगार से महरूम कर दिया जाए। अगर मशीयत कमजोर होगी, अपनी जाती जेबें भरी जाएंगी, मुल्क का दफा भी कमजोर होगा। क्या ये किसने भरा है सर? मुझे बताएं, किसने भरा है? कितना हाई ट्रीजन हो सकता है? किसने भरा है? इससे बड़ा क्या जुर्म सर? हो मुल्क के मौजूदा वजीर आजम का एक बयान मौजूद है। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम का बयान मौजूद है। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम का बयान मौजूद है कि नवाज शरीफ डाकू है, चोर है, जरदारी डाकू है, चोर है, और परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब आप क्या कहेंगे सर? जो चोर है, जो डाकू है, एक हाई लेवल का एक कमीशन बनाया जाए जो फैक्ट फाइंडिंग करे। ये जितने जुर्म, जितने, ये देखें 15 साल के लिए आज $2.5 के अंदर गैस मिल रही है, आज मिल रही है, इस हुकूमत को ऑफर हुई है, और उसी जगह से हुई है, उसी कतर से हुई है जहां से इन्होंने $10 की अपना सर महंगी वक्त के लिहाज से चीजें महंगी होती है सर। आज उसके ऊपर $1.5 रिसेशन है, आज इंटरनेशनल रिसेशन है सर। आज के साथ बाजारी है। पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के कामिल साहब, पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी कामिल साहब पीपल्स पार्टी के दौर में ऑयल 145 रुपए था। इस कौम को मुस्लिम लीग के दौर में 80 रुपए हुआ, पीटीआई के दौर में 30 रुपए हुआ। तो उनको इलाज नहीं मिल रहा, उनको तालीम नहीं मिल रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। सर ऑयल जो है, ऑयल पीपल्स पार्टी के दौर में कामिल साहब 145 से 50 रुपए बैरल था, और नवाज शरीफ साहब के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में 80 रुपए 70 रुपए हुआ, और फिर पीटीआई के दौर में वो 30 रुपया हो गया। तो सर ये गैस और इसकी प्राइजेस ऊपर नीचे होती हैं, और इन हालात में प्राइजेस टर्म ऑफ कंडीशन आगे पीछे। आपसे इस वक्त गद्दारी की बात, मैं तो सर आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आपने कहा जिन लोगों ने चोरी की है, डाका डाला है, वो गद्दार है। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। बताएं सर कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? जो आप तो सुन लेना। हाँ सर, कौन लोग हैं गद्दार? जो लोग इक्तदार में रहे और जो इक्तदार में रहे, जाती मफाद में जगीरें बनाई, तो आपको नहीं पता किन लोगों के बैरून मुल्क असासे हैं? मैं बता देता हूं सर, एक आदमी भी साबित नहीं हुआ, एक आदमी भी साबित आप नहीं कर सके। कारोबार है, आपको नहीं पता सर 2 साल में एक आदमी भी साबित नहीं कर सके आप। खुदा के लिए सर, एक आदमी को भी साबित नहीं कर सके। साबित तो देखना, साबित तो ये कानून ही नहीं बनने देंगे, ये कानून ही ऐसा नहीं, प्रोसीजर ही ऐसा नहीं लाएंगे कि उनको सजाएं हो सके। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन कायम हो, और उसके बाद कानून ऐसे मरतब किए जाएं कि इनको चौराहों के ऊपर लटकाया जाए, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क का दफा कमजोर किया, इस मुल्क के अवाम को कमजोर किया, उनको तालीम से महरूम किया, उनको इलाज से महरूम किया, उनको बेरोजगार किया। ये सारे वो लोग जो हैं, आपको नहीं पता, आपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें और देखें कि आपको तस्वीरें नजर आ जाएंगी। सर आप जिस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, बच्चे को पता है, आप जिस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, इस मुल्क के बच्चे को पता है आप जिस हुकूमत किसने लूटा। सर आप जिस हुकूमत के साथ खड़े हैं, उसमें इंक्वायरी में साबित हुआ है चीनी चोर भी, आटा चोर भी, बिजली चोर भी, वो सारे मौजूद हैं सर। आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं सर। मैं किसी का दफा करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। जो चोर है
उसको हाई ट्रीजन की सजा, तो आप जिसने मुल्क हुकूमत को है सर, लूटा है, आप हुकूमत उसको है सर। चाहे वो इस जी, हुकूमत में सिद्दीक हो, अल फारूक चाहे साहब क्या पहले कहते वाली हैं? हुकूमतों में रहा सिद्दीक हो, अल फारूक वो साहब। जो कोई भी है जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी सीधी बात चाहिए करूंगा और हाई ट्रीजन के केसेस कि उनके खिलाफ जो कायम होनी चाहिए। तारीफ गद्दारी की क्योंकि हाई सारी ट्रीजन कौम अगेंस्ट की पब्लिक नुमाइंदा ये मुल्क पार्लियामेंट के ने खिलाफ इत्तेफाक राय से की है, वो इसमें मौजूद है। अवाम के खिलाफ जो है गद्दारी, कामिल अली वो आगा भी साहब वो कोई भी अपनी गद्दारी तारीफ मुल्क नहीं के कर खिलाफ सकते, है। मैं अपनी मुल्क तारीफ का नहीं दफा कर भी सकता, कमजोर होता है ये उससे। मौजूद है। आपने बार बार जिक्र किया कि एक आर्मी चीफ, वो जिस आर्मी चीफ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम हुआ, वो आर्मी चीफ इस आइन को तोड़ने का 2 दफा सर वो मुजरिम है सुप्रीम को और सर वो कोर्ट आकर ने उसको मुकदमा खत्म कर लड़े। दिया ना, वो तो खत्म मैं हो गया। अर्ज करता हूँ, खत्म हो गया ना मैं सर। अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, वो तो जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो तो जिस तरह के लोग थे वो छोड़े। अच्छा, अब आ जाती है बात इस पर कि देखिए, आप अगर इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एंकर हैं, आप इस एंकरिंग को छोड़ के तो आप अगर गुलकारी शुरू कर देंगे तो एंकरिंग तो मुतासर होगी। इसी तरह से जनाब, अगर मैं दिफा पर लगा हुआ हूं, मेरा काम असला ठीक करना, अपना निशाना ठीक करना, अपनी लड़ाई के लिए तैयारी करना है, और मैं इसको छोड़ के और सियासत शुरू कर दूं, तो इसका यह मतलब होगा कि मैंने फौज को कमजोर कर दिया है। मैंने अभी आपके सामने रखा कि जब अयूब खान ने सियासत शुरू की, फौज को कमजोर कर दिया, फौज दिफा नहीं कर सकी। जब याह्या खान ने सियासत शुरू की और मुजीब को कहा, मुजीब मेरी 3 टोपियां हैं, मैं अलजुबैथ नहीं बनूंगा, मेरे साथ इख्तियारात की बात करो, प्रेसिडेंट के इख्तियारात की बात करो, और मुल्क तोड़ दिया। तो फिर फौज दिफा न कर सकी। फौज के लिए हमारी जानें हाजिर हैं। बतौर इदारा जो फौज की मुखालिफत करे, उससे बुरा कोई आदमी नहीं है, लेकिन जब ऐसे सरबराह हों जो पूरी फौज को उठा के किसी और काम में लगा दें, तो फिर वो फौज की दिफाई सलाहियत को खत्म करते हैं। वो खराब लोग हैं, वो याह्या हो, वो ज़ियाउल हक हो, वो परवेज मुशर्रफ हो, या कोई और हो, कोई बराह रास्त करे यानी डायरेक्ट, या कोई इनडायरेक्ट करे। तो फौज का काम जो आईनी ड्यूटी है वो देंगे, हम उसको सलाम भी करेंगे, उसके लिए खून भी देंगे। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, फौज के बगैर मुल्क का दिफा नहीं हो सकता, लेकिन जब फौज सियासत करेगी तो वो मुल्क का दिफा नहीं कर सकती, जैसा माजी में होता रहा है। बस हमारा ये इतना मुतालबा है कि फौज और तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहें, इस आइन में जो कुछ लिखा है उस पर चलें, और हमारी कौम कुरान और सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बाद इस किताब को मुकद्दस समझे, इस किताब को मुकद्दस समझती है, जिसमें यह लिखा है कि कुरान और सुन्नत सोर्स ऑफ लॉ है। जो ये नहीं समझेगा तो फिर ये रातों को जो सियासतदान, रातों को सियासतदान बड़ी सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, रातों को सियासतदान यही तो जाके GHQ के जो है ना वो सर, और अपारा के, और पता नहीं कहाँ सेफ हाउस के सर चक्कर लगाते हैं। आप लोग सर वहां पर जाके उनसे मिलते हैं, उनको सियासत में घसीटते हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं कि फौज सियासत में ना रहे, वो अपना काम करे। मुख्तसर सा इस पे अब आपने इतना डायरेक्ट सवाल किया है, इतना डायरेक्ट सवाल किया, मैं कमेंट देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है, अंपायर की उंगली कौन कह रहा था, फिर उस अंपायर को फिर एक्सपोज कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, ये गिलगित बल्तिस्तान पर बुलाई गई जो मीटिंग थी, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया और गफूर हैदरी साहब ने बताया कि पहली मीटिंग में जो बुलाया गया, जब उन्होंने धरना पिछले साल दिया नवंबर में, तो बुला के कहा गया कि हम जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं उसमें आप न मुदाखलत करें और ये धरना ना दें। और दूसरी में, जब गिलगित बल्तिस्तान का मामला तो है ही बड़ा सीरियस, उस पर तो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दिफाई मामला है, उस पर मशावरत करनी है तो मीटिंग कर ले, लेकिन वो भी अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में ही हो, और जो भी करेगा इस तरह से, बुलाने वाला भी जाने वाला भी, तो ये अच्छी माजी में ऐसा हुआ है सर, तो कोई अच्छी बात माजी में सियासतदान लोगों ने लाइन लगाई है, गए हैं, सेफ हाउस में गए हैं, उनको प्रोवोक किया है, उनको मुखातिब किया है, उनसे कहा है कि जी इस हुकूमत को खत्म किया जाए। ऐसी गुफ्तगू माजी में मौजूद है सर। मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा जी, मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा, फिर वापस आता हूं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। मौलाना बख्श चांडू साहब, छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए सर, कि माजी में हमने देखा कि ये जो गद्दारी के इल्ज़ामात या मुकदमात बने वो छोटे सूबे के सियासी क़यादत पे बने जो नज़र आए हमें। इस दफ़ा सर मुल्क के सबसे बड़े सूबे के सबसे मकबूल लीडर के ऊपर जो है बमे अहलो एयाल जो है वो गद्दारी के मुकदमात बनाए गए हैं। लगता यूं है कि हुकूमत ने बहुत गलत शॉट खेला है सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, गद्दार कहने का मामला छोटे सूबे बड़े सूबों का मामला नहीं है। पहले वो अगर छोटे सूबों के लोगों को अपना मजबूत मुखालिफ समझते थे तो गद्दार वो बन जाते थे। अभी अगर किसी को वो अपना मजबूत मुखालिफ समझते हैं और ये सबूत दे रहे हैं कि फला आदमी हमारा मुकाबले में है और उसको खान साहब गद्दार करवा रहे हैं, तो ठीक है। मैं और बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम मामला है। मैं इतना बड़ा सियासी आदमी नहीं हूँ, न मेरा कोई सियासी इतना बड़ा जहन है कि मैं उलझ जाऊँ इस मामले में। मैं छोटी बात करने लगा हूँ, वो ये है कि बड़े अरसे से कामिल अली आगा साहब बहुत सीनियर रहनुमा है और बहुत बड़ी उम्र है उनकी सियासी तजुर्बे में, और बड़ी एक अहम शख्सियात के साथ वो रहे हैं। उन्हें बड़े पाकिस्तान की सियासत के नशे व फराज देखे हैं, और अब इस उम्र में किसी शोबे में आदमी रहे तो उस शोबे का आलिम बन जाता है, तो उनको इतनी मालूमात होती है। तो आज इन्होंने भी अपने तजुर्बे और इल्म की बुनियाद पर पाकिस्तान में गद्दारी की एक नई मानी बताई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस पे सोचना चाहिए, असेंबली को भी सोचना चाहिए, और कामिल अली आगा साहब की इस नई जो तशरीह है गद्दार की, उसको भी कोर्टों में और असेंबली में ले आए और कामिल अली आगा साहब के इल्म और तजुर्बे से फायदा लेना चाहिए। एक छोटी चीज पे खड़े हो जाते हैं गद्दार गद्दार। इतने बड़े मामलात हैं जिन्होंने मैशियत तबाह की है, उनको नहीं कहेंगे गद्दार। आज पूरी दुनिया कहती है मैशियत वज़ीर आज़म ने तबाह किया है, मौजूदा वज़ीर आज़म ने। कामिल अली आगा साहब की नजर नहीं पड़ रही, लेकिन वो बात तो वो ठीक कर रहे हैं और वो बड़ी दानाई के साथ कह रहे हैं कि जिन्होंने मैशियत तबाह की। आज बच्चे बच्चे से पूछो, इमरान खान साहब का नाम लेते हैं। अब चूंकि वो इत्तेहादी हैं, बड़े दाना सियासतदान के साथ है, चौधरी शुजात साहब के साथ, वो नहीं कह सकते वज़ीर आज़म को ओपन। आप कोई भी बात करो वो कहते जिन्होंने मैशियत तबाह की। किसने मैशियत तबाह की आप बताएं? आज कौन है, किस पे इल्जाम है? बताएं। जो आया था वो दावा करके मैशियत का, वो उन्होंने क्या किया है उसके साथ? बताएं। जो उन्होंने कहा था इस्लाहात के, आज कहाँ है वो इस्लाहात? बताएं। जो उन्होंने पार्लियामेंट की बात की थी, वो कहाँ है पार्लियामेंट? बताएं। जो पार्लियामेंट पे लानतें बेच रहे थे, वो कौन है? बताएं। कौन है जो वज़ीर आज़म हाउस पे हमला कर रहा था, वो कौन है? बताएं। जो आज सियासी पार्टियों को मुंतशिर कर रहा है, वो कौन है? आप खुदा के वास्ते सर, चोर और डाकू को भी कहा है उन्होंने, वो भी गद्दार है। जो डाकू भी गद्दार है। मेरी सुन ले, कामिल अली आगा साहब एक दानिशमंद सीनियर सियासतदान है, वो इस अंदाज से तो नहीं बोलेंगे। उन्होंने आपको निशानियां अलामात बता दी हैं कि जिन्होंने ये किया है वो गद्दार है। तो आप इस मामले, मेरी आवाज सुन रही होगी पाकिस्तान की सियासी क़यादत और इदारे, इस नई तशरीह को ले जाना चाहिए असेंबली में और कोर्ट में और उन सबको। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, कामिल अली आगा साहब अपने इल्जामात वापस ना लेना, फिर आपके महबूब वज़ीर आज़म इन इल्जामात की जद में है। आपके वज़ीर आज़म तमाम उनके इंटरव्यू निकालें, किस अंदाज से पाकिस्तान के जर्नलों पर बोले हैं, किस अंदाज से पाकिस्तान की अदलिया पे बोले हैं, किस अंदाज से पाकिस्तान के निज़ाम पे बोले हैं, किस अंदाज से पाकिस्तान के अकायद पर बोले हैं। आप काबिल अली साहब बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूँ, लेकिन फिर पीछे ना हटिएगा। आप इसको आगे लेते चले जाएं। आप ले आए चौधरी साहब, हमारे पंजाब असेंबली के स्पीकर के ख्यालात ले आए, उनकी बातें, उन्होंने क्या कहा है, स्पीकर होते हुए वज़ीर आज़म साहब के लिए क्या कहा है, पूछ ले। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और किसी ने, चौधरी शुजात साहब, मैं उनकी बखुदा मैं चौधरी शुजात का एहतराम करता हूँ, वो बड़े वज़ादार इंसान, वो दस्तरख्वान के साहिब, वो अपनी अजीम रिवायतों के अमीन है। पाकिस्तान की सियासत में खुल के बोल लेते हैं, लेकिन उनका बोलने का अपना अंदाज है। जैसे आप बोल गए, आप तो उनको बोल गए गद्दार कौन है। तो असल बात यह है कि जिन पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, आप मुझे बताएं, हालिया दिनों में जो वज़ीर आज़म ने बयान दिए हैं पाकिस्तान के इन कौमी इदारों के खिलाफ, जो इन्होंने शक व शुबात पैदा किए, वो किसी और ने नहीं किए हैं। फिर कौन है जिम्मेदार?
ठीक है ये ना सर। उनको पकड़े ना, गिरफ्त करें उनकी। ठीक है सर। आप सिर्फ गिरफ्त करेंगे वजीर आजम साबिक नवाज शरीफ की, आप सिर्फ करेंगे बिलावल भुट्टो की और आसिफ जरदारी से, ये आपके लोग नहीं मानेंगे। ठीक है सर। आपको लोगों ने, भुट्टो को आप लोगों के दोस्तों ने कातिल करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कातिल। ठीक है पाकिस्तान सर। के लोगों ने नहीं माना। नहीं माना। ऐसी ना करें, आप बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान बहुत की बड़ा आपकी। गलत काम कर रहे हैं, इस तरह गद्दारी की अहमियत को कर रहे हैं और आवाम फिर किसी चीज़ को नहीं मानेगी कि गद्दार कौन है अगर इस तरीके से मुकदमात बनते रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।